1980 की दहाई के आखिर में हर्षद ने अपनी सलाहियतों का असल इम्तिहान लिया। उन्होंने एशिएटेड सीमेंट कंपनी यानी एसीसी के शेयर्स पर दाव लगाया। उस वक्त एसीसी के शेयर्स की कीमत सिर्फ 200 रुपये थी, लेकिन हर्षद की हिकमत अमली ने उसे 9000 रुपये तक पहुंचा दिया। यह कोई जादू नहीं था, यह हर्षद की मार्केट को समझने की सलाहियत थी। उन्होंने सरमायाकारों को कायल किया कि एसीसी के असासों की कीमत बहुत ज़्यादा है और उसका शेयर उससे कहीं ज़्यादा कीमती होना चाहिए। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में हर्षद का नाम गूंजने लगा। अखबारात ने उन्हें बिग बुल का खिताब दिया। हर्षद अब न सिर्फ एक ब्रोकर थे बल्कि स्टॉक मार्केट के बादशाह बन चुके थे। उनकी कामयाबी ने उन्हें मुंबई की अशराफिया में शामिल कर दिया। वो लेक्सस गाड़ियों में घूमते, वॉर्ली के पुरताइश बंगले में रहते और मशहूर शख्सियत के साथ पार्टियों में नजर आते। हर्षद मेहता का नाम हर घर में मशहूर हो गया, लेकिन ये चमकती दुनिया एक बड़े तूफान का पेश खेमा थी। हर्षद की ज़िंदगी अब एक ख्वाब की तरह थी। उनके पास 27 गाड़ियों का मजमुआ था, जिनमें एक लेक्सस भी शामिल थी, जो उस वक्त हिंदुस्तान में बहुत कम लोगों के पास थी। वॉर्ली के मेढू पार्क में उनका 15,000 मरबा फुट का बंगला शहर की बात बन गया। हर्षद की पार्टियां मुंबई के अशराफिया के लिए एक मरकज़ थी, लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक खतरनाक खेल शुरू हो चुका था। हर्षद ने स्टॉक मार्केट में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी शुरू की और उसके लिए उन्होंने बैंकों से भारी कर्जा लेना शुरू किए। ये कर्जे एक खास तरीके से लिए जाते थे जिसे रेडी फॉरवर्ड डील्स कहा जाता था। यह एक ऐसी हिकमत अमली थी जो कानूनी और गैर कानूनी की सरहद पर खड़ी थी। हर्षद जानते थे कि वो आग से खेल रहे हैं, लेकिन उनका एतमाद उन्हें रोकने के लिए काफ़ी नहीं था। हर्षद मेहता की कामयाबी का राज उनकी ज़हानत ही नहीं बल्कि एक खतरनाक खेल भी था। उस खेल का नाम था रेडी फॉरवर्ड डील्स। सादा अल्फाज में यह एक ऐसी डील थी जिसमें हर्षद बैंकों से भारी रकम कर्जे लेते और उसे स्टॉक मार्केट में लगाते, लेकिन उसके लिए वो जाली बैंक रसीदें इस्तेमाल करते थे। ये रसीदें दरअसल एक धोखा थी जो हर्षद ने बैंकों को गुमराह करने के लिए बनाई। उस वक्त हिकमत अमली से हर्षद ने करोड़ों रुपए कमाए। उन्होंने स्टॉक मार्केट को अपनी मर्जी से चलाया और कई कंपनियों के शेयर्स की कीमत आसमान छू गई, लेकिन ये सब एक झूठ का पलंदा था। हर्षद का ये खेल ज़्यादा देर तक छुप नहीं सकता था। 1992 में एक सहाफ़ी ने हर्षद के उस राज को बेनकाब किया। उस सहाफ़ी का नाम था सुशीता दलाल। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए एक रिपोर्ट शाया की जिसमें हर्षद के जाली बैंक रसीदों और गैर कानूनी लेन देन का पर्दाफाश किया गया। यह रिपोर्ट हिंदुस्तान के मालियाती निज़ाम के लिए एक ज़िलज़िला साबित हुई। सुशीता ने पता लगाया कि हर्षद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत कई बैंकों से करोड़ों रुपए की गैर कानूनी रकम निकाली। उन्होंने जाली रसीदें बनाई जो बैंकों को ये यकीन दिलाती थी कि उनके पैसों का लेन देन महफूज है, लेकिन जब यह राज खुला तो पूरा मुल्क हिल गया। सुशीता दलाल की रिपोर्ट के बाद मुंबई स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई एक बड़े बुहरान से दो चार हो गई। शेयर की कीमतें तेज़ी से गिरना शुरू हुई। हज़ारों सरमायाकारों के करोड़ों रुपए डूब गए। लोगों के ख्वाब चिकनाचूर हो गए और हर्षद मेहता जो कभी हीरो था अब आवाम के गुस्से का निशाना बन गया। हर्षद ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, अपना दफा किया, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा था। स्कैंडल की मालियत तकरीबन 4000 करोड़ रुपए थी। यह हिंदुस्तान के मालियाती निज़ाम का सबसे बड़ा धोखा था। हर्षद अब न सिर्फ मीडिया की सुर्खियों में थे बल्कि कानून की गिरफ्त में भी आ रहे थे। (1992) के आखिर में हर्षद मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर 27 से ज़्यादा इल्ज़ामात आयद किए गए, जिनमें धोखाधड़ी, जालसाजी और मालियाती बदउनवानी शामिल थी। अदालतों में मुकदमात का सिलसिला शुरू हुआ। हर्षद ने अपना दिफा किया, ये कहते हुए कि वह सिर्फ मार्केट के निज़ाम का फ़ायदा उठा रहे थे, लेकिन कानून उनके साथ सख्त था। 1998 में हर्षद को 27 में से सिर्फ 4 इल्ज़ामात में सज़ा हुई, लेकिन ये काफ़ी था। उन्हें जेल भेज दिया गया। जो शख्स कभी मुंबई की चमकती दुनिया का बादशाह था वो अब जेल की सलाखों के पीछे था। लेकिन यह ज़वाल सिर्फ हर्षद तक महदूद नहीं था, इसका असर उनके ख़ानदान पर भी पड़ा।
2001 में हर्षद की कहानी एक अलमनाक मोड़ पर पहुंची। थाना जेल में उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा। वो सिर्फ 47 साल के थे। अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन वो बच न सके। हर्षद की मौत की तारीख 31 दिसंबर 2001 थी। हर्षद मेहता की मौत ने उनकी कहानी को एक अधूरी सी शक्ल दे दी। उनके मौत के बाद बहुत से सवालात उठे। क्या हर्षद वाकई अकेले इस स्कैंडल के जिम्मेदार थे या वो सिर्फ एक बड़े निज़ाम का हिस्सा थे? इन सवालात के जवाब आज तक वाज़ेह नहीं हुए। हर्षद की बीवी जीवती मेहता और उनके बेटे आतोर मेहता उस स्कैंडल के असरात से बुरी तरह मुतासर हुए। जीवती ने बरसों तक अदालतों में मुकदमात लड़े ताकि हर्षद के नाम को साफ किया जा सके। उन्होंने दावा किया कि हर्षद को एक बड़े निज़ाम का निशाना बनाया गया। आतोर, जो उस वक्त बहुत छोटे थे, अपने वालिद की वफ़ात के बाद अपनी ज़िंदगी बनाने की कोशिश में लग गए, लेकिन हर्षद की छोड़ी हुई विरासत एक बोझ बन गई। उनका ख़ानदान हमेशा इस स्कैंडल के साए में रहा। हर्षद मेहता के स्कैंडल ने हिंदुस्तान के मालियाती निज़ाम को हिलाकर रख दिया, लेकिन इससे कुछ अच्छा भी निकला। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी CBI ने नए कानून मुतारिफ करवाए। बैंकों की लेन देन को शफाफ बनाया गया और स्टॉक मार्केट में निगरानी बढ़ाई गई। हर्षद के स्कैंडल ने हिंदुस्तान के मालियाती निज़ाम को मजबूत बनाने में एक अहम किरदार अदा किया। रेडी फॉरवर्ड डील को ख़त्म कर दिया गया और बैंकों के लिए सख्त कवायद बनाई गई। ये इस्लाहत हर्षद की वजह से मुमकिन हुई, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। हर्षद मेहता की कहानी आज भी लोगों को तकसीम करती है। कुछ लोग उन्हें एक जीनियस समझते हैं, एक ऐसा शख्स जिसने स्टॉक मार्केट के राज को समझा और उसे अपनी मर्जी से चलाया। दूसरे लोग उन्हें एक धोखेबाज समझते हैं जिसने हज़ारों सरमायाकारों के ख्वाब छीन लिए। हर्षद की कहानी फिल्मों और वेब सीरीज जैसे 1992 स्कैम में अमर हो गई। उनकी ज़िंदगी एक सबक है। ज़हानत और तमा के दरमियान एक पतली सी लकीर होती है। हर्षद उस लकीर को पार कर गए और उसकी कीमत उन्हें अपनी ज़िंदगी से चुकानी पड़ी। हर्षद मेहता की कहानी एक रोलर कोस्टर है। उरूज, शोहरत, धोखा और जवाल। ये हमें सिखाती है कि ख्वाब देखना अच्छा है, लेकिन तमा आपके ख्वाबों को तबाह कर सकती है। हर्षद मेहता हमेशा एक मामा रहेंगे, एक हीरो या एक विलन। इसका फैसला आप पर छोड़ता हूँ।